वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका शाहीन एकेडमी मधुबनी में। आप देखना शुरू कर चुके हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी का प्राइम वीडियो, है ना। इसके अंदर एसएसटी का जो वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, जो बिहार बोर्ड के फरवरी के एग्जाम में आने हैं, वो आप अब देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और चलिए शुरू करते हैं। गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। अपना आंसर टाइप कीजिए। सलेम के लिए ए, हासन के लिए बी, कोयम्बटूर के लिए सी और कन्याकुमारी के लिए डी। टाइप कर लिया आपने? आपने टाइप कर लिया? ये रहा सही जवाब। सही जवाब आपके सामने ये रहा, कोयम्बटूर। जी हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? देखिए, वहां पर जो अनुसंधानशील था वो 4 शहरों में से बताना था आपको। यहां बताना है केंद्रीय। केंद्रीय समझिएगा, सेंट्रल। अनुसंधानशील यानी रिसर्च सेंटर कहाँ है? बताइए। बेतिया, लखनऊ, कानपुर या भोपाल? अपना आंसर टाइप कीजिए। बेतिया के लिए ए, लखनऊ के लिए बी, कानपुर के लिए सी और भोपाल के लिए डी। जी, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? बेतिया, लखनऊ, सी कानपुर और डी भोपाल। टाइप कीजिए अपना आंसर। जी जल्दी। ये रहा सही आंसर आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन नहीं है? शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है, पूछ रहा है कौन नहीं है। सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या, कीटनाशक। सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या या कीटनाशक। ऐसे सवालों में कोई 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और एक चीज उनमें से बिल्कुल अलग होती है। तो जो बिल्कुल अलग हो वही आंसर है। जैसे आप बिल्कुल अलग हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अलग है। पढ़ने का मन सबका कहाँ करता है? आपका तो कर रहा है। सिंचाई के लिए ए, यंत्रीकरण के लिए बी, जनसंख्या के लिए सी और कीटनाशक के लिए डी टाइप करें। टाइप कीजिए, चेक योर सेल्फ। एग्जाम के दिनों में रोजाना रात में 2 घंटा लाइव और सुबह में 3 घंटे का लाइव प्रोग्राम चलेगा, जिसके अंदर पूरे सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसके पूरे 500 600 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिनको आपने अगर देख लिया तो ऑब्जेक्टिव में पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये रहा सही जवाब। जनसंख्या, है ना, ये उसमें कारक नहीं है। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? समझिएगा, उपभोक्ता उद्योग चीनी है, सीमेंट है, अभ्रक है या लोहा इस्पात है? वही मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया। आंसर याद रखने की जरूरत नहीं, पैटर्न याद रखना है। 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और एक जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और एक जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। जो बिल्कुल अलग दे रही है टाइप कर दीजिए। चीनी के लिए ए, सीमेंट के लिए बी, अभ्रक के लिए सी और लोहा इस्पात के लिए डी।
सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीनी। आपने देखा होगा लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये सब चीजें खाने वाली नहीं थी, खाने की एक ही चीज उसमें थी, चीनी। इसीलिए यही सही आंसर है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। घर में जो लगाए जा सके, छोटी मोटी जगह में लगाए जा सके, उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। तो इसका जवाब है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। विद्युत यानी बिजली बनाने वाले सामान, उपकरण यानी बनाने वाले सामान। कुछ मत सोचिए, बस ये देखिए कि तीन चीजें एक जैसी हैं, एक चीज इसमें अलग मिलेगी आपको। तीन काम आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े काम हैं, और एक काम ऐसा है जो बड़ा काम नहीं, छोटा काम है। बता दीजिए आप क्या हो सकता है? चीनी उद्योग के लिए ए टाइप करें, कागज उद्योग के लिए बी टाइप करें, खिलौने के लिए सी और विद्युत के लिए डी टाइप करें। और सही जवाब ये रहा। देखिए, चीनी का कारखाना बनाना आसान है क्या? नहीं। कागज जहां बनता है वो घर में बना सकते हैं क्या? नहीं। बिजली का सामान घर में बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन खिलौने को आप घर में बना सकते हैं, इसीलिए यही जवाब सही है। अगला सवाल ये रहा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक किस प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोलनगर, कोलकाता मोदिनीपुर और कोलकाता हावड़ा। कोलकाता तो सब में लगा हुआ है, कोलकाता तो सब में लगा हुआ है। देखना है रिसड़ा, कोलनगर, मोदिनीपुर या हावड़ा। हुगली औद्योगिक क्षेत्र और इसका केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है कोलकाता में, लेकिन कहाँ? रिसड़ा ए, कोलनगर के लिए बी टाइप करें, मोदिनीपुर के लिए सी टाइप करें और हावड़ा के लिए डी टाइप करें। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें किस में कितना है दम, कितना अब तक आपने पढ़ा, और जो आंसर गलत आपने लगाया उसको लिख भी लिया करें। वीडियो तो यूट्यूब पर मौजूद ही रहेगा, जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं आप। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, कोलकाता रिसड़ा। सही जवाब कोलकाता रिसड़ा। अगला सवाल ये रहा, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? कहाँ? सिंदरी ये जगह का नाम है, ये जगह कहाँ है? पश्चिम बंगाल के लिए ए टाइप करें, झारखंड के लिए बी टाइप करें, छत्तीसगढ़ के लिए सी टाइप करें और उड़ीसा के लिए टाइप करें डी। क्या है आपका आंसर? टाइप कर दिया आपने? बहुत अच्छा। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, झारखंड में है जगह जिसका नाम है सिंदरी। याद कैसे रखेंगे? सिंदरी झारखंड, सिंदरी झारखंड, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? कौन सा राज्य है जहां चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जाहिर बात है, जहां गन्ना सर्वाधिक होगा वहां चीनी भी सर्वाधिक होगी। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या असम में? चीनी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, जहां गन्ना अधिक होता है वहीं चीनी भी अधिक होगी, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए ए टाइप करें, महाराष्ट्र के लिए बी टाइप करें, पंजाब के लिए टाइप करें सी और असम अगर आपका आंसर है तो टाइप करें डी।
बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है। सही जवाब यही है, उत्तर प्रदेश। याद रखिए, गन्ना का जो अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय, वो कहाँ था? लखनऊ। तो जब लखनऊ में अनुसंधान केंद्र था, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है। तो जहाँ गन्ना अधिक होगा वहीं चीनी अधिक होगी, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। गन्ने से और क्या बनाया जाता है? गुड़ भी बनाया जाता है। और गन्ने से और क्या बनाया जाता है? एथेनॉल भी बनाया जाता है। अगला सवाल, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती कपड़ों की मिलें सबसे अधिक कहाँ हैं? जहाँ सूती कपड़ों की मिलें ज़्यादा होगी वही अग्रणी है। अग्रणी यानी आगे। कानपुर है, कोलकाता है, कोयम्बटूर है, या कोरबा है? हैं? क्या हो सकता है? कानपुर है तो ए टाइप करें, कोलकाता के लिए बी, कोयम्बटूर के लिए सी, और कोरबा के लिए डी। क्या है आपका आंसर? आपका आंसर क्या है? कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर या कोरबा? सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कानपुर। कानपुर में सर्वाधिक मिले हैं। अगला सवाल, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? जूट के कारखाने तो बहुत से हैं, जितनी पार्टियां हैं सब, लेकिन वो झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये जूट है। जूट, जूट है ना, जूट की रस्सी बनती है ना, जूट का थैला बनता है। तो पूरे भारत में जूट के कारखाने कितने हैं? 77, 11, 69 या 88? जी, 77, 11, 69 या 88? 77 के लिए ए टाइप करें, 11 के लिए बी टाइप करें, 69 के लिए सी टाइप करें, और यदि आपका आंसर है 88 तो आप टाइप कर सकते हैं डी। लेकिन सही जवाब ये रहा, 77। सत्ते पे सत्ता, ए 77, 77। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी कि बेंगलुरु एक सिटी है, वो किस स्टेट में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के लिए ए, महाराष्ट्र के लिए बी, तमिलनाडु के लिए सी, आंध्र प्रदेश के लिए डी। अपना आंसर लिखें। लिख लिया आंसर? वो ये रहा इसका आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु स्थित है। अगला क्वेश्चन, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? यानी कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी कि दम घोटू गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? H2S, SO2, Cl2, CO। राइट योर आंसर। H2S, SO2, Cl2, CO। ये रहा इसका आंसर, CO। अगला सवाल, सलीम किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सलीम जो है वो किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
सलेम एक जगह है जो किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये रहा इसका आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सलेम स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? यानी कि भोपाल गैस की त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1994 में, 1984 में, 1974 में, 2004 में। 1994 में, 1984 में, 1974 में, 2004 में। भोपाल गैस की त्रासदी किस वर्ष हुई थी? उन्नीस सौ चौरानवे के लिए ए, 1984 के लिए बी, 1974 के लिए सी, 2004 के लिए डी। ये रहा इसका आंसर। भोपाल गैस की त्रासदी 1984 वर्ष में हुई थी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1807, बी 1869, सी 1907, डी 1962। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अपना अपना आंसर लिखें। अठारह सौ सात, 1869, 1907, 1962। ये रहा इसका आंसर, 1869। टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? यानी कि गन्ना का जो रस रहता है 10 टन, उससे कितनी चीनी बनती है? 10 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? 10 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन। अपना अपना आंसर लिखें। चेक योर सेल्फ। ए 10 टन, बी 1 टन, सी 2 टन, डी 5 टन। अगला सवाल, ये रहा इसका आंसर, 5 टन। अगला सवाल, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि नेपानगर में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। यानी कि नेपानगर में सबसे ज़्यादा कौन से उद्योग होते हैं? चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। ये रहा इसका आंसर, अखबारी कागज। अगला सवाल, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद, लोहा इस्पात। जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद, लोहा इस्पात। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद, लोहा इस्पात। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रेशमी वस्त्र, रासायनिक खाद, लोहा इस्पात। ये रहा इसका आंसर, भद्रावती में रासायनिक खाद के उद्योग स्थापित हैं। अगला सवाल,
स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है उससे कौन सा नगर संबंधित है, यानी कि संबंध है। लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। ए लखनऊ, बी पटना, सी गांधीनगर, डी चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। राइट योर आंसर एंड चेक योर सेल्फ। ये रहा इसका आंसर, चेन्नई। अगला सवाल, देश में कितनी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी कि भारत देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। आर्थिक क्षेत्र जो है कितने विकसित हैं? 10, 7, 15, 5। 10, 7, 15, 5। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5। अपना अपना उत्तर लिखे कमेंट सेक्शन में। ये रहा इसका जवाब, 10। भारत देश में 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। गुजरात के लिए ए लिखे, गोवा के लिए बी लिखे, तमिलनाडु के लिए सी लिखे, कर्नाटक के लिए डी लिखे। राइट योर आंसर एंड चेक योर सेल्फ। ये रहा इसका जवाब, तमिलनाडु। एन्नोर पत्तन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। यानी कि जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। राइट योर आंसर। अपना उत्तर लिखें। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये रहा इसका जवाब, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? भारत देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? 1960, 1961, 1958, 1959। फिर से मैं बोल देता हूँ, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? 1960, 1961, 1958, 1959। अपना अपना उत्तर लिखें कमेंट में। अपना अपना उत्तर लिखें। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ?
भारत में देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 में हुआ। अगला सवाल, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र हैं? 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। यानी कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र हैं? 5, 6, 7, 8। अपना अपना उत्तर लिखिए जल्दी जल्दी। अस्सलामुअलैकुम। 7:10 हो रहा है। ये एक लाइव था पुराना वाला सोशल स्टडी का। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1 घंटा 5, 6, 7, 8। यानी कि लगभग 8:15 भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। और उसके बाद ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन आंसर याद करने शुरू कर दीजिए। भारत में कितने आपको समझाया आकाशवाणी केंद्र हैं? देखिए उसको। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? कुछ उसमें है जो आपको बताना है, जो आपके दिमाग में बैठा यानी है। कि भारत में वही तो है देखिए। कुल आकाशवाणी अभी केंद्र लाइव कितने बनाएंगे हैं? तो आप देखने बैठिए। 52, क्योंकि वहाँ हमको 152, 200, 450। एग्जिस्टेंस तो उसको भी देखिए। हमारी भी कैपेसिटी है ना बोलने की, कि हम कितना बोल सकते हैं। हम स्क्रीन पर भी भारत देख में सकते हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? कैपेसिटी 52, 152, तो 200, लिंक भेजिए 450। वीडियो को बनाने से। ठीक है? उसके बाद जब भारत वीडियो में खत्म भारत होगा, में उसके बाद कुल अगला आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 52, लाइव 152, इसकी कोई 200, गारंटी नहीं है। 450। नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। भारत में कुल आकाशवाणी केंद्र 200 हैं। अगला जवाब सवाल, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन लिखा गया, वो टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? ए 1818 में, बी 1881 में, सी 1912 में और डी 1947 में। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1818 में, 1881 में, 1912 में, 1947 में। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? कौन सुनाइएगा? आपको व्हाट्सएप पे हम बैंड है क्या? कोई भी मैसेज हमारा सीन नहीं हो रहा आपको। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1818 में, 1881 में, 1912 में, 1947 में। पूछिए किसने ब्लॉक किया हमारे नंबर को खोलिए। यह है इसका नहीं तो आंसर। हमारे पास पढ़ के क्या फायदा होगा? 1881 हमारे में। तरीके से पढ़िएगा नहीं। ये रहा अगला हमारे सवाल, तरीके से नहीं पढ़िएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? हमारे पास पढ़ने का तो मतलब है नंबर को हाजिर करना, अच्छे नंबर से। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु, आकाश। परिवहन यानी जो जिस पे हम चलते हैं उस पे, या जिससे हम जाते हैं, तो इसमें कौन सबसे अलग दिख रहा है? सड़क, जल, वायु, आकाश। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु, आकाश। ये रहा इसका जवाब। आकाश परिवहन का मार्ग नहीं है। ये रहा अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग, शिमला, लेह, पश्चिमी घाट। दार्जिलिंग, शिमला, लेह, पश्चिमी घाट। यानी कि भारत में जो सबसे ऊंची सड़क सब होती है वो कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग, शिमला, लेह, पश्चिमी घाट।
भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? ये रहा इसका जवाब। भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ये बड़ी अजीब बात है कि जब ये बनी थी तब मैं पैदा नहीं हुआ था। जब मैं नहीं हुआ था तो आप लोग तो जरूर नहीं हुए होंगे। बहरहाल बनी थी तो याद तो करना पड़ेगा। 1941, 42, 45 या 43? 1941, 42, 45, 43 क्या है? 1941 के लिए ए, 42 के लिए बी, 45 के लिए सी और 43 के लिए डी टाइप करें आप। टाइप कर दिया आपने? सही जवाब ये रहा 1943, 1943। इसको बम्बई में 43 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 43। बहरहाल हम बिहार में हैं, वी हैव टू से 1943। 1900 नहीं, हम लोग बोलते हैं 1943 और ये भी ठीक है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जब तक सवाल देखिए। अस्सलाम वालेकुम। भेज रहे हैं। किस देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? किस देश में नहीं बल्कि हमारे देश में, हमारा प्यारा देश भारत, हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे। क्या मतलब होता है? नेशनल हाईवे। हम लोग जाते हैं ना, अगर आप बिहार से हैं तो आप देखिए पटना से जो रोड निकलता है और जो मुजफ्फरपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, सकरी होते हुए और सीधे अररिया पूर्णिया होते हुए और सिल्लीगुड़ी तक चला जाता है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है? अब बताइए ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं हमारे यहाँ? राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ कितने हैं? $75, 228, 321 या 117? 75 के लिए टाइप करें, 228 के लिए बी टाइप करें, 321 के लिए सी टाइप करें और अगर आपका आंसर है 117 तो आप टाइप कर सकते हैं डी। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कुल 228। कुल 228। कुल 228 है। अगला सवाल यहां रहा, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? वो तो था कि कुल कितने राजमार्ग हैं, है ना? कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, है ना? अब बताना है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, यानी कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है? NH7, NH15, NH11, NH33। NH को समझेंगे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। आपका स्वागत है। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं है, शाहीन एकेडमी मधुबनी में। NH7 के लिए ए, NH15 के लिए बी, NH11 के लिए सी और NH33 के लिए आप टाइप कर सकते हैं डी।
सही जवाब ये रहा, NH7। NH7। अगला सवाल ये रहा, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? इससे संबंधित 3-4 सवाल आते हैं, जैसे भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, कहां तक हुई थी, कितनी दूरी के लिए हुई थी। कितनी दूरी के लिए हुई थी, है ना, किसके दौर में शुरू हुई थी। सही जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1853 में अंग्रेजों के दौर में हुई थी, है ना। ऐसा सवाल आ सकता है, किसके दौर में हुई, है ना, मराठा शासन में हुई, मुगल शासन में हुई, खिलजी शासन में हुई, है, अंग्रेजों के समय में हुई, या आज़ाद भारत में हुई, जो 1947 में हम आज़ाद हुए उसके बाद हुई। तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के शासन में 1853 में। अगला सवाल ये रहा, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? गेज, गेज होते हैं, गेज समझिएगा। गेज समझते हैं? गेज, गेज का मतलब होता है मोटाई। असल गेज का मतलब क्या होता है? मोटाई भी होता है। या आप ये समझ लीजिए कि रेल की जो पटरी होती है ना, पटरी, पटरी की जो दूरी होती है उसे गेज कहते हैं। तो कितने टाइप की पटरी होती है, यानी कितने गेज होते हैं, उसके बारे में पूछा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब जो है वो अधिक गेज नहीं है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में गेज अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों में गेज अलग होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में भी पहले 2 गेज होता था, एक को मीटर गेज कहते हैं, एक को ब्रॉड गेज कहते हैं। तो मीटर गेज अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं होगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का गेज अलग होता है। तो कुल कितने गेजों में? 2, 3, 4 या 5? 2 के लिए ए, 3 के लिए बी, 4 के लिए सी और 5 के लिए डी टाइप करें। सही जवाब ये रहा, 3 गेज हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग है और मैदानी क्षेत्रों में 2 होता है। मैदानी क्षेत्र यानी हम लोग जैसे रह रहे हैं, यहाँ ब्रॉड गेज होता है और मीटर गेज होता है। पहले जो है मीटर गेज वो सुदूर देहातों में चलती थी, जैसे एक स्टेशन है सकरी, है ना, तो दरभंगा, बहुत पहले दरभंगा के आगे जो है वो ब्रॉड गेज नहीं था, मीटर गेज चलता था। अब तो बहरहाल दरभंगा से भी आगे बहुत दूर तक या सुदूर क्षेत्रों में भी मीटर गेज ही मिलता है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? कितने जोन हैं ये बताना है आपको। दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, उत्तरी जोन, है ना, कितने जोन हैं ये बताना है आपको। सोलह जोन, 9 जोन, 7 जोन या 12 जोन। एक बार हमने एक पेपर दिया था शाहीन एकेडमी मधुबनी में, जिसमें लिखा हुआ था जोन कितने, और हर जोन का मुख्यालय कहाँ था ये भी लिखा हुआ था जी। हर जोन का मुख्यालय कहाँ था ये भी लिखा हुआ था। अगर याद है तो बताइए, ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? सही जवाब आपके सामने 16 जोन है। कितने हैं? 16 जोन है। अगला सवाल ये रहा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी हमने आपको बताया ना, ये वही चीज है। पूर्वोत्तर रेलवे ये एक जोन है, ये एक जोन है। पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, है ना, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे। कभी आप स्टेशन पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे, तो जो ट्रेनें आपके सामने से आएंगी जाएंगी उस पर भी लिखा रहता है, और जिस स्टेशन पे आप खड़े रहते हैं उस स्टेशन पर भी लिखा रहता है कि किस जोन का ये रेलवे स्टेशन है।
तो पूर्वोत्तर का मुख्यालय कहाँ? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हाजीपुर या गोरखपुर? उसको भेज दो, भेजना है तो कहो, सवेरे आएगा। गुवाहाटी के लिए ए, भुवनेश्वर के लिए बी, हाजीपुर के लिए सी और गोरखपुर के लिए डी। सही जवाब आपके सामने ये रहा, गोरखपुर, है ना। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि जल्दी जल्दी आंसर नहीं आता है, कम से कम आपको सोचने समझने के लिए टाइम भी देना है ना। अब ये फ्री फायर तो है नहीं और इंस्टाग्राम की रील तो है नहीं कि खट 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 उंगली चलती रहे, है? इत्मीनान से देखिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए फिर एक जोन आ गया, वो आपने पढ़ा पूर्व उत्तर और यह है पूर्व मध्य। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है, गोरखपुर है, भुवनेश्वर है या कोलकाता? क्या है बताया जाए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर या कोलकाता? सही जवाब आपके सामने ये रहा, हाजीपुर। सही जवाब क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? हमारे बिहार में है। बिहार में कहाँ है? पटना से सटा हुआ है, लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए फिर पूछ लिया, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक जोन है। जयपुर, उदयपुर, बिलासपुर, मुंबई उत्तर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। कल विज्ञान में आपने पढ़ा था, राजस्थान में कैसी भूमि है? मरुस्थल है। उदयपुर, बिलासपुर, मुंबई उत्तर। मुंबई कहाँ है? मुंबई वहाँ है जहाँ सलमान खान है, जहाँ शाहरुख खान है, और कौन है? मुझे दो ही नाम याद आ रहा है। हाँ बहुत से लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं मिला नहीं कभी इन लोगों से, ऐसा मत समझिएगा कि मैं मिला हूँ कभी। मेरे को मिलने नहीं दिया, सोचा था जाऊँ लेकिन गया नहीं। मैं बोला यार जाएंगे खाली खोटा होगा, मिलने देगा नहीं। वो ऊपर से खड़े होकर ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा, तो वो तो ऐसे भी हाथ हिलता देख लेते हैं। बहरहाल मैं बता रहा था उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जयपुर के लिए ए, उदयपुर के लिए बी, बिलासपुर के लिए सी और मुंबई उत्तर के लिए डी टाइप करें। सही जवाब हुआ अहाँ की स्क्रीन पर यच्छा, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में सवाल आता है एमसीक्यू में, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा जयपुर, ऑप्शन रहेगा गुलाबपुर, ऑप्शन रहेगा और भी कुछ। तो गुलाबपुर पे निशान नहीं लगा दीजिएगा, जयपुर पे लगाइएगा, इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला सवाल, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित हैं? हावड़ा और कोलकाता किस नदी पर हैं? गंगा तेरा पानी अमृत, नहीं गंगा आंसर होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। गंगा है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है। वैसे पहले एक बॉलर होते थे इंडियन क्रिकेट में, मुझे नाम नहीं मालूम। अच्छा मुझे ये सब नाम पता नहीं क्यों नहीं मालूम होते हैं यार, शायद इसीलिए मैथ मालूम है, वो सब नाम आता तो मैथ नहीं मालूम पड़ता मेरे को। तो वो बॉल फेंकते थे तो गुगली बॉल बोलते थे, गुगली स्पिन करते थे, लेकिन वो गुगली था, ये हुगली है। फिर है ब्रह्मपुत्र और कावेरी। गंगा के लिए ए, हुगली के लिए बी, ब्रह्मपुत्र के लिए सी और कावेरी के लिए डी टाइप करें। और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हुगली। ओहो, हुगली नदी है, सियालदा भी वहीं पर है। ठीक है, सियालदा में बहुत बड़ा पोर्ट है, पोर्ट है ना, पत्तन कहते हैं उसको, जहां पानी के जहाज आते हैं। अगला सवाल,
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर बनाया गया है? यहां पर है किस नदी पर विकसित है। सवाल आ सकता है किस नदी पर बनाया गया है। आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कोसी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कोसी? अरे अभी भी तो गंगे ब्रह्मपुत्र आया था ना, फिर वही आ गया। जल मार्ग है, देखिएगा, जल मार्ग, पानी का रास्ता, हाँ पानी का। जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गंगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये किस नदी पर है? जलमार्ग संख्या 1 गंगा पर, ध्यान रखिएगा। तो जलमार्ग संख्या 2 किस पर? जलमार्ग संख्या 1 जो था वो था गंगा पे। अब जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी? सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। जलमार्ग संख्या 1 गंगा, याद रखे रहिएगा, और जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र। 1 नंबर पे गंगा और 2 नंबर पे ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? हमने आपको एक और कागज दिया था, यदि आपने उसको ताबीज बना के गले में न लटका लिया हो और पढ़ा हो आपने, तो आपको अच्छी तरह पता चलना चाहिए। भारत में कुल जितने पत्तन है, पत्तन समझिएगा जहां पानी की जहाज आकर के लगती है ना, उसे पत्तन कहते हैं। तो भारत में जितने पत्तन हैं सबकी लिस्ट हमने आपको दिया था। अगर आपने संभाल के रखा हो तो अच्छा है, उसको जरा तहु लगा के रख दीजिए, पेटी के नीचे, टरंक के नीचे रख लीजिएगा। पारादीप पत्तन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? आंध्र प्रदेश के लिए 1, उड़ीसा के लिए 2, तमिलनाडु के लिए 3, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश के लिए ए, उड़ीसा के लिए बी, तमिलनाडु के लिए सी और पश्चिम बंगाल के लिए डी टाइप करें। आंध्र प्रदेश के लिए ए, उड़ीसा के लिए बी, तमिलनाडु के लिए सी और पश्चिम बंगाल के लिए डी टाइप करें। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर यह रहा, उड़ीसा। सही जवाब क्या है? उड़ीसा में पारादीप है। अगला सवाल, देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? पत्तन तो मैंने आपको बता दिया, जहां पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, सामान वाले और आदमी वाले। आदमी वाले बहुत कम है, सामान वाले, क्योंकि अब तो लोग जो है ट्रेन से भी जाना पसंद नहीं करते हैं, प्लेन से जाते हैं। तो पानी के जहाज से लोग क्यों जाएंगे, उसमें तो और ज़्यादा समय लगता है ना। जो सामान, कार्गो वाले होते हैं, सामान वाले होते हैं। विरहद का मतलब बड़े बड़े, विरहद यानी बड़े बड़े। देश में बड़े बड़े पत्तन कितने हैं? 9 है, 5 है, 187 है या 12 है? 9 है, 5 है, 187 है या 12? बताइए। 9 है, 5 है, 187 है या 12 है? सही जवाब की प्रतीक्षा है हम। टाइप कीजिए, 9 के लिए ए, 5 के लिए बी, 187 के लिए सी और 12 के लिए डी। और सही जवाब ये रहा, 12, 12। जो बड़े बड़े पोर्ट हैं वो कुल मिलाकर के 12 हैं। अगला सवाल ये देखिए, कांडला पत्तन किस राज्य में है? जैसे अभी पारादीप पत्तन आपने पढ़ा ना, पारादीप पत्तन उड़ीसा में है, तो उसी तरह कांडला कहाँ है? नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा, पढ़िए।
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। कांडला पत्तन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। ये रहा जवाब, गुजरात। मैंने कहा था नाम से भी पता चलेगा आपको, कांडला। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? हमारा जो राज्य है बिहार, इसमें कितने परसेंट में खेती की जाती है? जो जमीन है ना, जमीन, उसमें कितने में हम रहते हैं, कितने में हम अनैच्छिक क्रिया करते हैं, यानी कि लैट्रिन वगैरह करते हैं। बहरहाल अब तो लैट्रिन घरे में करते हैं लोग, है ना। हाँ, अब बाहर नहीं जाते हैं लोग, सरकार ने पैसा दिया है सबको। हाँ, कौन सी योजना है? वो शौचालय योजना है ना कोई। हाँ, ये अलग बात है कि मुखिया वार्ड मेंबर सब उसने पैसा खा लिया है। ऑफ द रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ मैं, इसको कोई नोट नहीं करना है। बहरहाल तो उसमें जो है बाकी जो जमीन बची, खाना और पैखाना के बाद जो जमीन बची, उसमें क्या पूरे पे खेती होती है या कम पे होती है? तो कितने परसेंट पर होती है? 50, 60, 80 या 36.5? 50 के लिए ए टाइप करें, 60 के लिए बी टाइप करें, 80 के लिए सी टाइप करें और 36.5 के लिए टाइप करें डी। जी, आइयो टाइप करें। 50 के लिए ए, 60 के लिए बी, 80 के लिए सी और 36.5 के लिए टाइप करेंगे डी। सही जवाब ये रहा, 60%, 60%। अगला सवाल, हमको कुल 50 सवाल करने थे। 51 से हमने स्टार्ट किया था, 95 पर हम हैं। 5 सवाल हमको और करने हैं। नहीं, बता देता हूँ, मतलब क्या है ना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितना सवाल होगा, तो बता देता हूँ। वैसे ये प्राइम वीडियो है, आप उधर और हम इधर, आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपकी एक्टिविटी को लगातार देख रहे हैं कि कितने सवालों का आंसर आपने दिया और कितने में आप गायब हो गए। हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें कोई नहीं? वृद्धि यानी जूट का उत्पादन बढ़ गया है, गिरावट यानी जूट का उत्पादन घट गया है, स्थिर है यानी न बढ़ा है न घटा है, या इसमें से कोई नहीं? देखिए, कोई नहीं की बात तो हो नहीं सकती, या तो बढ़ गया है या तो घट गया है या तो न बढ़ा है न घटा है। तो डी के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। बताइए, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है या स्थिर है? ये रहा सही जवाब आपकी स्क्रीन पर। गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट हो रही है? मूल रूप से जो नगदी फसल है, नगदी फसल, एक फसल होती है जो हम खाते हैं। क्या खाते हैं? वैसे खाते तो खैनी भी हैं, तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन वो खाना अलग है। चावल है, गेहूं है, तिलहन है, दलहन है ना। और एक फसल ऐसी होती है जिसको नगदी फसल कहते हैं। नगदी फसल में तंबाकू है, नगदी फसल में गन्ना है, नगदी फसल में जूट भी आता है। तो मूल रूप से पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है कि हमारे राज्य में नगदी फसल जो हैं उनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है। गन्ना के पैदावार में भी गिरावट आई है, तंबाकू के पैदावार में भी गिरावट आई है और जूट के पैदावार में भी गिरावट आई है। ये मैं तीनों इसलिए बता दे रहा हूं कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये जूट न पूछ करके आपसे गन्ना पूछ देगा, उसमें भी गिरावट है। आपसे तंबाकू पूछ देगा, उसमें भी गिरावट है। या ऐसे सवाल आएगा, निम्न में कौन नगदी फसल है? तो अगर गन्ना रहे तो निशान लगा देंगे, तंबाकू रहे तो निशान लगा देंगे, या खैनी लिखा हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि खैनी लिखा रहेगा, तंबाकू लिखा रहेगा, और जूट रहे तो उस पर भी निशान आप लगा सकते हैं। या ये तीनों रहेंगे और साथ में कुछ और रहेगा, है ना, जैसे लिखा रहेगा पालक का साग, और ये 3 चीज लिखी रहेगी और सवाल रहेगा इसमें कौन नगदी फसल नहीं है? तो ये तीनों तो है, चौथा जो लिखा रहे उस पर निशान लगा देंगे। अगला सवाल ये रहा, कांवर झील स्थित है कहाँ?
कांवर झील, झील जानते हैं ना, पोखरा जिसमें माछ होता है और मखान भी होता है। बिहार में हम मिथिला में हैं, और मिथिला में पान मखान माछ ये तीन के बगैर गुजर नहीं होता है। पान भी चाहिए, मखान भी चाहिए और माछ भी चाहिए जी। तो जो बड़ी पोखर होती है ना, उसे कहते हैं झील। आमतौर पे झील में मछली पालन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। छोटे पोखरा वगैरह में, छोटा या बड़ा पोखरा हो उसमें पालन किया जाता है। तो कहाँ है ये झील? ये पिकनिक स्पॉट होता है। क्या होता है? पिकनिक स्पॉट। जैसे है ना मधुबनी जिला के झंझारपुर के पास में मिथिला हाट है ना, उस तरह दरभंगा जिला में है, भागलपुर में है, बेगूसराय में है, या मुजफ्फरपुर जिले में है। कहाँ है? सही जवाब ये रहा, बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय के अंदर नहीं है, उसी जिला में कहीं पर है ना। उस झील का नाम क्या है? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। कांवर झील, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांवर झील बेगूसराय जिला में है। अगला सवाल ये रहा, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन सा जिला ऐसा है जहां गन्ना का उत्पादन नहीं होता? वैसे तो मैंने आपको बताया गन्ना का उत्पादन बहुत घट गया है हमारे यहाँ, और उत्पादन घटने का कारण है कि जो चीनी मिलें थी वही घट गई हैं। तो जब चीनी बनेगी नहीं तो गन्ना जाएगा कहाँ, है ना। तो उसका रेट गिरेगा। चीनी की खपत, गन्ने की खपत चीनी मिलों में थी, बहुत सी चीनी मिलें बंद हो गई तो गन्ने की खपत कम हो गई, तो उसका रेट कम हो गया। तो किसान करेगा किस लिए, है ना। ये मैं तमाम चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। बहरहाल इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर या रोहतास? क्या सही जवाब ये रहा, रोहतास। रोहतास में गन्ना उत्पादन नहीं होता। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कोई नहीं करता होगा। छठ के समय पे लोग अपना कुछ, अपने छठ के लिए अपना लोग कर करके रख लेते होंगे। हाँ, छठ में यूज होता है ना, घाट पे गन्ना ले जाया जाता है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है कहाँ? तंबाकू कहाँ ज़्यादा होता है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई या गंगा का दियारा? पहले तो समझिए, गंगा का उत्तरी मैदान यानी गंगा नदी के उत्तर, गंगा का दक्षिणी मैदान यानी गंगा के दक्षिण, नदी के दक्षिण। हम लोग गंगा के दक्षिण में नहीं है, हम लोग गंगा के उत्तर में है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर है। हाँ, हिमालय की तराई यानी हिमालय पहाड़ का निचला भाग, या गंगा का दियारा। गंगा का दियारा उसे कहा जाता है जहाँ साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन बाढ़ के दिनों में पानी फैलकर पहुंच जाता है, उसे गंगा का दियारा कहते हैं। तो पहला सवाल गंगा का उत्तरी मैदान, दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान, सी है हिमालय की तराई, और डी है गंगा का दियारा। जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गंगा का दियारा। क्या है जवाब? गंगा का दियारा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान कौन से जिला में है? वैशाली में है, दरभंगा में है, बेगूसराय में है, भागलपुर में है। काफी लोग जाते हैं कुशेश्वर स्थान, पूजा स्थान है ना, पूजा स्थल है कुशेश्वर स्थान में, वहाँ लोग जाते हैं बहुत से। लेकिन आपको ये बताना है कि वैशाली में है, दरभंगा में है, बेगूसराय में है या भागलपुर में है, कहाँ है? इसके बाद मात्र एक क्वेश्चन रह गया है, जैसा नोट भी करते रहिएगा कितना आंसर आपका करेक्ट होता है। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा में है। चलिए आखिरी टोपी आखिरी सिर, अगला सवाल ये रहा, बिहार में जिलों की है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जिलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, बताया जाए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? जिला समझते हैं ना, मधुबनी एक जिला है,
सकरी एक जिला है, पंडौल एक जिला है, रैयाम एक जिला है। ओए क्या सिर हिला रहे हो? मधुबनी जिला है, पंडौल सकरी जिला नहीं है, बाजार है। जिला का मतलब मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, पटना है? ये सब जिला है ना। सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है ना, रोहतास है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो कुल कितने जिला हैं? एकदम 100 मार्क्स पर जाकर के हम इस स्लाइड को एंड कर रहे हैं और चाहते हैं आपका जवाब। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 22 फरवरी तक हम बहुत काम के आदमी हैं, उसके बाद पकड़ के हमारे चैनल को थुकुच दीजिएगा, नहीं देखिएगा। सही जवाब ये रहा। कुल 38 जिले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।